हे गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक के एमसीक्यूज़, जो कि हमारे वनडे एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे, पटवारी, कांस्टेबल, व्यापम और पीएससी हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं या फिर किसके संविधान से लिए गए हैं? तो भारत में मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं। नागरिक समता का आशय क्या है? नागरिक समता का आशय है अवसर की समानता। नागरिक समता का आशय है अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्ति, नागरिक या गैर नागरिकों को विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 16 के तहत देश के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के अवसर में अवसर की समानता प्रदान की गई है। स्पष्टतः नागरिक समता से आशय अवसर की समानता से है। नागरिक समता का आशय कैसे है? अवसर की समानता, जो कि अनुच्छेद हमारे 14 में दिए गए हैं। सभी नागरिकों को, गैर नागरिक हों या फिर नागरिक हों, उनके लिए, सभी के लिए विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 16 क्या कहता है? इसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की जाएगी। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम या फिर सुप्रीम कोर्ट में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से जाना जाता है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से इसको जाना जाता है। मौलिक अधिकार जो लागू करने के निम्नोत्तर में से किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किस न्यायालय द्वारा और क्या जारी किया जा सकता है? तो इसके लिए समादेश या फिर रिट जारी किया जा सकते हैं। मूल अधिकारों के हनन के लिए उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, रिट जारी कर सकती हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट में 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समादेश या रिट जारी की जा सकती है। ये समादेश 5 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की रिट होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार प्रेक्षा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट ये रिट जारी कर सकती हैं। किसी व्यक्ति के कैद में होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही किस नाम से जानी जाती है? किसी भी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाना जाता है संविधिक कार्यवाही के नाम से। किसी व्यक्ति के कैद में होने पर उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है, जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध संविधिक कार्यवाही होती है या संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत इसको जारी किया जाता है। संविधिक कार्यवाही इसको कहा जाता है। उच्च न्यायालय अर्थात सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश या रिट को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जाता है? तो किस रिट के द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा ना किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य कर सकती है? तो ये है मैंडेमस की रिट या फिर परमादेश, मतलब आदेश दिया जा रहा है, परमादेश।
उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को ना किए जाने पर परमादेश या मैंडेमस रिट जारी कर सकता है, उसे उसका अविशिष्ट कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है और उसको अपना कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सकता है परमादेश के द्वारा। निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का वह रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आदेश देता है? तो निम्न में से कौन सा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की वह आदेश है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए बोलता है? तो यह है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा के अंतर्गत सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय यह प्रश्न पूछ सकता है कि वह उससे उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। यह इस रिट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार के विधि संगत न होने पर उसे रद्द भी किया जा सकता है। अधिकार प्रेक्षा में क्या होता है? जो सार्वजनिक पद पर किसी भी व्यक्ति को न्यायालय यह प्रश्न पूछ सकता है कि वह किस औचित्य से उस पद को ग्रहण किए हुए हैं और इसका माध्यम क्या है। न्यायालय इसके द्वारा यदि विधि संगत नहीं होता तो उसको रद्द भी किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिससे वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? निम्नलिखित में से किस याचिका या रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिससे वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो ये है अधिकार प्रेक्षा। अधिकार प्रेक्षा रिट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। इस रिट के तहत न्यायालय द्वारा यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वह व्यक्ति किस प्राधिकार से यह कार्य कर रहा है या किस अधिकार से वो कार्य कर रहा है। तो अधिकार प्रेक्षा। निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो यह है अधिकार प्रेक्षा। किसी भी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए इसको जारी किया जाता है। अधिकार प्रेक्षा समादेश का प्रयोग किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि व्यक्ति का दावा आधारहीन होता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? तो निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लिखित विभिन्न रिटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्ग है। यह रिट सरकारी या गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बुलवर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का अधिकार है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है, अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक आधार है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किस परिस्थितियों में जारी की जाती है? तो ये दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में, दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में इसको जारी किया जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट किसी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसी भी व्यक्ति को अवैध रूप से निरुद्ध करने के विरुद्ध जारी की जाती है। निम्नलिखित रिट में से किसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो? तो यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट का शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी की जाती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की रिटों को विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो निम्नलिखित में से किस रिट को विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो ये है सी और डी, निषेध और व्यादेश।
मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय निम्नलिखित 5 रिट को जारी करता है, जिसमें से आती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण। देखिए इसमें परमादेश दिया है, मतलब हम आदेश दे रहे हैं कि लेके आओ। प्रतिषेध मतलब किसी को रोका जा रहा है, ये 2 तो होती हैं, लेकिन व्यदेश और निषेध नहीं होती। 5 रिटों के नाम क्या गए हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रेक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितनी प्रकार की रिट जारी की जाती हैं? तो उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट को जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार माना जाता है? निम्नलिखित में से ऐसी कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना जाता है? तो निजता का अधिकार। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के तहत, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत, और एसोसिएशन और संघ बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है? निजता का अधिकार संविधान में नहीं लिखा गया है कहीं भी, लेकिन विधि के समक्ष समानता ये अनुच्छेद 14 में दी गई है। अस्पृश्यता का उन्मूलन ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है, और एसोसिएशन संघ या यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 में सी में दिया गया, 1 के सी में दिया गया है। और निजता का अधिकार की गणना भारतीय संविधान में नहीं की गई है, तथापि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए निजता के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार को इसमें मौलिक अधिकार के तहत माना है। जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत स्वास्थ्य का अधिकार और निजता का अधिकार इसके अंतर्गत माना है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के अंतर्गत निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? मौलिक अधिकारों में क्या सम्मिलित नहीं है? पहला, भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 19 कहता है, ये 19 का 1 कहता है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है, तो ये भी दिया गया है। लेकिन समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अपना क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है, ना कि मौलिक अधिकार। दिए गए विकल्पों में समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 के डी में दिया गया है, मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं। अन्य 3 विकल्प जिसमें भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19(1) का ए कहता है। विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 कहता है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 32 कहता है। ये तीनों मौलिक अधिकार हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के अनुसार समानता, सही है। 16 क्या कहता है? समान अवसर, ये भी सही है। अनुच्छेद 17 कहता है उपाधियों का अंत, नहीं। 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत, और 18 क्या कहता है? सैनिक उपाधियों की अनुमति। सैनिक उपाधियां होती हैं उनकी अनुमति है, लेकिन उपाधियों का समापन कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 18 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का समापन किया गया है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य को सैनिक और शैक्षणिक विशिष्टता की उपाधि देने का प्रावधान है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है, लेकिन उच्चतम न्यायालय द्वारा इसे मौलिक अधिकार बताया गया है? तो पहला, जीवन का अधिकार, ये है। सामाजिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 14 कहता है। वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार या रक्षण, ये भी है, लेकिन स्थायी आवास के अधिकार नहीं है, स्थायी आवास का अधिकार नहीं है। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत दी गई है।
व व्यक्तिक स्वतंत्रता का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत कहा गया है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए स्थायी आवास आश्रय प्राप्त करने के मौलिक अधिकारों में माना है। संविधान में नहीं लिखा है, लेकिन आश्रय पाना और स्थायी आवास मौलिक अधिकार के अंतर्गत माना है अनुच्छेद 21 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार जीवन का एक अधिकार है, तो जीवन का अधिकार एक होता है मौलिक अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अभी भारतीय संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं जाना जाता? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं जाना जाता? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार नहीं है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। समता का अधिकार 14 में दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया गया है और शोषण के विरुद्ध अधिकार से 32 में दिया गया है। लेकिन संपत्ति का अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार प्रारंभ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत एक विधिक अधिकार है, एक विधिक अधिकार के अंतर्गत है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है? तो यह 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बना दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार के अंतर्गत बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो संपत्ति का अधिकार क्या बन गया है? विधिक अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? तो मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में हटाया गया था? तो ये है मोरारजी देसाई की सरकार में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था। उस समय मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार अस्तित्व में थी। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31(1) में समाविष्ट था। 31(1) में मतलब 31 में समाविष्ट था। आपका कहाँ पे हो गया है? 300 का में। निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? तो ये है पहला, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का दिल कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के मूल अधिकारों में उल्लिखित संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है या हृदय कहा है। यह अधिकार मूल अधिकारों को 5 प्रकार की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रेक्षा के मामले में लागू करने की गारंटी प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय को इन रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट के लिए 226 के तहत इस रिटों को जारी करने की इजाज़त दी गई है। ये कर सकता है। भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 32 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है? तो अनुच्छेद 32 को कहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान का हृदय या आत्मा कहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार को प्रवर्तित करने के लिए अनुसूचित कार्यवाही द्वारा उच्चतम न्यायालय के आदेश करने का अधिकार है। कारखानों और खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम कितनी ना हो जाए, तो कम से कम 14 वर्ष ना हो जाए, तब तक उस व्यक्ति को किसी कारखाने या खानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम आयु के बालकों को किसी कारखाने, खान या किसी भी परिसंकटमय जोखिमपूर्ण नियोजन में लगाने पर प्रतिषेध किया गया है। तो किसने? अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 साल से कम
आयु के बालकों को किसी भी कारखाने में या फिर खानों में या फिर किसी भी परिसंकट वाले स्थान मतलब जोखिमपूर्ण स्थानों पर नहीं लगाया जाएगा, प्रतिषेध किया गया है। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत आता है, तो ये है मौलिक अधिकार के रूप में इसको गारंटित किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दिया गया है, परंतु 86वें संविधान संशोधन 2002 में संविधान के अनुच्छेद 21 में का जोड़ा गया, जिसमें इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो 6 से 14 तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसके अंतर्गत आती है? तो पहले ये नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत, लेकिन अब किसके अंतर्गत है? 46वें संविधान संशोधन 2002 में इसको 21 का में जोड़ दिया गया है, अर्थात मौलिक अधिकार बना दिया गया है। भारत में संविधान में मौलिक अधिकार क्या हैं? तो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं मूल संविधान का हिस्सा। भारत के संविधान में भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार मूलतः 7 थे, परंतु संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब कितने बचे हैं? सिर्फ 6 बचे हैं। मूल संविधान में भाग 3 में इनको जोड़ा गया था। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार है और अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक इनको रखा गया है। पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाने के बाद सिर्फ 6 मूल अधिकार बचे हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में सम्मिलित हैं? तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद कौन सा है? 12 से 35। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार के अंतर्गत आती है? तो प्रेस की स्वतंत्रता ये भाष्य की स्वतंत्रता से आती है, भाषण की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 में दी गई है। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) में दी गई है। वाक की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों में निहित है। प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलती है? प्रेस की स्वतंत्रता हमें मिलती है अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता में, अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों से सदस्यों के मूल अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? तो ये है अनुच्छेद 33। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 33 के तहत। अनुच्छेद 33 के तहत संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्य लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बलों के सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्तियों को इन अधिकारों को लागू होने की सीमा तथा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। जो सरकार है वो क्या कर सकती है? इनका निर्धारण कर सकती है सीमाओं का। संसद द्वारा सशस्त्र बलों के सदस्य लोक व्यवस्था बनाए रखने वाले बलों के सदस्य तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को लागू होने की सीमा तथा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो अल्पसंख्यकों को मान्यता दी गई है धर्म के आधार पर। भारतीय संविधान में धार्मिक और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? 1976 में। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के दौरान भारतीय संविधान के भाग 4 के ए के तहत अनुच्छेद 51(a) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई है। इसकी कुल संख्या मूलतः 10 थी। हालांकि एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ने पर इनकी संख्या 11 हो गई है। संविधान संशोधन 86 के तहत 2002 में इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होगा, जो कि 11वां मूल कर्तव्य है।
तो मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में। कहाँ जोड़े गए हैं? तो भाग 4 के 1 में, मतलब ए में जोड़े गए हैं, और अनुच्छेद 51 के ए में जोड़े गए हैं। इसमें पहले कितने थे? 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है, जो कि 11वां मौलिक कर्तव्य है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये है 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल हैं उन उद्दिष्ट आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये सही है। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में कुल 10 और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। इन्होंने उन उद्दिष्ट आदर्शों को संजोने और अपनाने का कर्तव्य शामिल किया है जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया है। ये मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 के काम में दिए गए हैं और अनुच्छेद 51 के काम में दिए गए हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य की सूची में निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई है? तो जो मौलिक कर्तव्य हैं उनको जोड़ा गया है 4 के 1 में। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारत के संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। पहले 10 थे, फिर 86वें संविधान संशोधन द्वारा उनको एक और जोड़ा गया 2002 में। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51 का। मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? तो मौलिक अधिकारों को भोगने को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। जितने भी मौलिक अधिकार हैं इनको यदि आपको लागू कराना है तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को ये अधिकार दिए गए हैं, जिम्मेदारी सौंपी गई है कि हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त हों। मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संविधान में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को सौंपी गई है, जो कि इस संदर्भ में क्रमशः अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत अपने रिट अधिकारिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों का राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति अलग से अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करता है। मतलब जितने भी मौलिक अधिकार दिए गए हैं अपन को या नागरिकों को, उनका निलंबन किया जा सकता है। तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कब? आपातकाल की स्थिति में, जब राष्ट्रीय आपात घोषित होता है अनुच्छेद 352 के तहत, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 359 में संशोधित करके प्रावधानित किया गया था कि राष्ट्रीय आपात के समय भी राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता, जबकि अन्य सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं तो उसके साथ ही अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 20 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 359 में कहा गया है। और इसमें संशोधन कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन में किया गया था। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं सिर्फ राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, परंतु मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति स्वेच्छा से निलंबित नहीं कर सकता, क्योंकि राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियां अनुच्छेद 352 के संसद के अधीन हैं।
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, तो ये है राष्ट्रीय आपातकालीन के दौरान, वित्तीय आपातकाल के दौरान, और किसी भी नहीं तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इनकी शक्तियों को निलंबित किया जा सकता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 359 के तहत मौलिक अधिकारों को यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध लगा सकती है संसद। संविधान के तहत मौलिक अधिकारों को यथोचित युक्तियुक्त निर्बंधन या प्रतिबंध संसद द्वारा विधि बनाकर लगाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार प्रदान करता है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 प्रदान करता है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य दिए गए हैं, जिनमें से विधि के समक्ष समता का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत दिया गया है। नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। ऐसा कौन सा अधिकार है जो नागरिकों को और विदेशियों दोनों को प्राप्त है? तो विधिक अधिकार। भारत में विधिक अधिकार नागरिक और विदेशी दोनों को ही प्राप्त हैं। राजनीतिक एवं सिविल अधिकार जहां केवल नागरिकों को ही प्राप्त होते हैं, राजनीतिक और जो सिविल अधिकार हैं वो जहां सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, वहीं कतिपय मौलिक अधिकार ही सभी नहीं, नागरिक और विदेशी दोनों को ही प्राप्त होते हैं। तो कौन से हैं? विधिक अधिकार दोनों के लिए, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार से केवल भारत के नागरिकों के लिए है? तो ये है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। समता का अधिकार सबके लिए है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार भी सभी के लिए दिया गया है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों के लिए दी गई है। भारतीय संविधान में कुछ मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और 30 प्राप्त हैं। विकल्प डी में जो अभिव्यक्ति का अधिकार है वह अनुच्छेद 19 के तहत दिया गया है। केवल नागरिकों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं? 15, 16, 19, 29, 30। 15, 16, 19, 29, 30 5 अधिकार हैं, मूल अधिकार, जो कि सिर्फ नागरिकों के लिए दिए गए हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 5। पहला है 16, 15, 16, 19, 29, 30। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है? निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नजरबंदी अधिनियम के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये है स्वतंत्रता के अधिकार का। जीवन और व्यक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार को निवारक नजरबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 के अधीन संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत कुछ विशेष परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को 3 महीने तक, कुछ विशेष दशाओं में 3 माह में से अधिक नज़रबंदी कर सकते हैं। मतलब नज़रबंद किसमें किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत सरकार कोई भी ऐसी विधि बना सकती है जिसमें किसी भी व्यक्ति को विशेष परिस्थितियों में 3 माह तक, और यदि कुछ और ज़्यादा विकट परिस्थितियाँ आती हैं तो 3 माह से ज़्यादा के लिए उसको नज़रबंद किया जा सकता है। तो ये किस में दिया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार में। निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत है? तो ये है विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा। विशेष अधिकार एवं प्रतिरक्षा की व्यवस्था विधि द्वारा शासन के सिद्धांत के विपरीत है। विधि द्वारा शासन और विशेष अधिकार और प्रतिरक्षा उसके विपरीत सिद्धांत है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कि वह कानून के सामने समानता और कानून की समता की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा का अधिकार देता है।
संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान किया गया है कि भारत सरकार राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकती। स्पष्टता है कि यह अनुच्छेद सभी नागरिक गैर नागरिकों दोनों को कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों के लिए, मतलब जो राज्य है वो ये सुनिश्चित करेगा कि सभी व्यक्तियों के लिए विधि के समक्ष समानता मिले और विधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाए, और ये अनुच्छेद नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। तो 19 क्या प्रदान करता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रोवाइड करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जिसमें आती है पहली वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप बोल सकते हो। दूसरा शांतिपूर्वक और निरारुद्ध सम्मेलन और सभा करने की स्वतंत्रता, मतलब बिना अस्त्र वगैरह के आप शांतिपूर्वक सम्मेलन और सभा कर सकते हो। संगम या संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता 3 में दी गई है। 4 में दी गई है भारत में राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध विचरण करने की स्वतंत्रता। 5 में दी गई है राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता। और 6 क्या कहता है? वृत्ति और आजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। ये कितनी प्रकार की स्वतंत्रता देता है अनुच्छेद 19? तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। 1 में वाक्य की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 2 में संघ बनाने की, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक निरारुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 3 में दिया गया है संगम की स्वतंत्रता, संगम संघ की बनाने की स्वतंत्रता। 4 में दिया गया है किसी राज्य क्षेत्र में सर्वत्र विचरण करने की स्वतंत्रता। 5 में दिया गया है किसी भी भाग में निवास करने की और बस जाने की स्वतंत्रता। और 6 में दिया गया है वृत्ति, आजीविका और व्यापार करने की स्वतंत्रता। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किया जाता है प्रेस और समाचार की स्वतंत्रता के लिए। प्रेस और समाचार पत्र के लिए किया जाता है शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग। चौथी सत्ता शब्द का प्रयोग प्रेस और समाचार पत्रों, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसके अंतर्गत आता है। लोकतांत्रिक प्रणाली वाले देश में इसे स्पष्ट मान्यता प्राप्त है। भारत में हाल ही में संविधान के स्तर में प्रेस की स्वतंत्रता का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु यह अधिकार वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है और अनुच्छेद 1 के का में इसको सम्मिलित किया गया है। चौथा स्तंभ है ये। चतुर्थ संप्रदा या फोर्थ स्टेट किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये है समाचार और पत्र को, अनुच्छेद 19(1) के का के तहत। किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। किसी भी धर्म विशेष में संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति दी गई है, तो अनुच्छेद 27 के द्वारा। भारत के संविधान अनुच्छेद 27 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म की अभिव्यक्ति के लिए तथा संवर्धन के लिए करों की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है, अर्थात इसे उस देश के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी धार्मिक अभिव्यक्ति के लिए या संवर्धन के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 27 में कहा गया है। अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी गई है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा में किस अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है? तो अनुच्छेद 29 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 29 के खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा पर विचार और प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता का अंत किया गया है। किसी भी रूप से उससे उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध माना जाएगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय भी होगा। इसी अनुच्छेद के अनुसरण में संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया था, जिसको 1976 में संविधान संशोधन के उपरांत यह सब सिविल अधिकार संशोधन अधिनियम 1955 नाम से जाना जाता है। ये क्या है? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 अधिनियमित किया गया और इसको संशोधित करके 1976 में इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने के लिए बोलना। चुनाव लड़ने का अधिकार एक क्या है? एक राजनीतिक अधिकार है। चुनाव लड़ने का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, जबकि स्वतंत्रता का अधिकार, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और चुनाव लड़ने, निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो समता का अधिकार मौलिक अधिकार है। शोषण के प्रति अधिकार, ये भी एक मौलिक अधिकार है। हड़ताल करने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, जबकि धर्म की स्वतंत्रता भी एक मौलिक अधिकार है। भारत के संविधान में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है, जो कि मौलिक अधिकार हैं, जबकि हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। निम्न में से किसको कतिपय मौलिक अधिकार नहीं दिए गए हैं? तो ये विदेशियों को नहीं दिए गए हैं, जबकि दिवाली व्यक्ति को होते हैं, असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति को भी होते हैं और राजनीतिक पीड़ित व्यक्तियों को भी दिए जाते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 25 में कतिपय मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें वाक्य की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है, लोक नियोजन में अवसर की समानता दी गई है 16 में, विभेद पर निषेध दिया गया है 15 में और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में, और ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है। भारत में कौन सा भारत का संविधान द्वारा प्रत्यामूर्त मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये नहीं है समानता का अधिकार। ये प्रत्यामूर्त मौलिक अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के तहत समानता का अधिकार संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो शिक्षा का अधिकार है, सूचना का अधिकार नहीं है, भाषण का अधिकार है और जीवन का अधिकार भी दिया गया है। ये सभी अधिकार क्या हैं? मूल अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान के अनुसार सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अन्य विकल्पों में जो दिया गया है मूल अधिकार है, वो उसमें सूचना का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। हालांकि कुछ न्यायिक व्याख्याओं में संविधान के अनुच्छेद 19(1) के का में कहा गया है कि ये सूचना के अधिकार को निहित माना जाता है। भारत में मूल अधिकार किस आधार के माध्यम से सुनिश्चित किए जाते हैं? तो भारत में जो मूल अधिकार हैं वो किस आधार पर सुनिश्चित किए जाते हैं? संवैधानिक उपचारों के आधार पर। भारत में मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों के अधीन अनुच्छेद 32 के द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। इसके तहत मूल अधिकारों को प्रवर्तन करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय ने समावेदन करने का अधिकार प्रत्याभूत किया है। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है और ये कानूनी अधिकार है दोनों। भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली अपनाई गई है, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का वैधानिक अधिकार प्राप्त, मतलब ये विधि अधिकार है। अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ के बाद 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने मतदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना था, बल्कि विधानसभा द्वारा आरोपित सीमाओं के अधीन एक वैधानिक अधिकार माना है। तो ये किस में कहा गया था?
तो अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघवाद 1997 में कहा गया था। क्या ये एक मौलिक अधिकार है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संसद द्वारा या फिर विधान द्वारा आरोपित सीमाओं के अधीन ये वैधानिक अधिकार है। और मत देने के अधिकार को राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग वयस्क मतदान द्वारा अपने राजनीतिक इच्छा पूर्ति हेतु किया जा रहा है, तो इसलिए इसको राजनीतिक अधिकार भी माना जाता है। मतदान देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? मतदान देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? तो मतदान का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है। मूल अधिकारों से संबंधित मामले निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला कौन सा है? तो इसमें गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य मामला 1967 में आया था, मूल अधिकारों से संबंधित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि मूल अधिकारों को संसद की संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना जाता है। क्या कहा था इसमें? कि संविधान संशोधन की शक्ति से ऊपर माना जाता है किसको? मूल अधिकारों को। इसके साथ हमारे मौलिक अधिकार के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।